नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को। तो देखिए, पाथफाइंडर चैनल पर पूरा जीएस पेपर हम एनालाइज कर रहे हैं। ऑलरेडी आप बहुत सारे एनालिसिस पेपर को देख चुके होंगे जिसमें इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आईआर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के टॉपिक शामिल हैं। पॉलिटी का लेक्चर इसके बाद मैं लेकर आऊंगा। तो ये सारे वीडियोस आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, दैट इज द प्लेलिस्ट लिंक। उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, उसमें आपको लाइन से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो दिस इज फॉर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है, सारे आंसर्स को डाउनलोड करना है, तो पाथफाइंडर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम एनालिसिस देखें तो हिस्ट्री में पिछले कुछ सालों से 17, 20, 22 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इस बार हिस्ट्री का आंकड़ा थोड़ा सा नीचे आया है। सो देर आर 16 क्वेश्चंस, फिर भी 14 के नीचे तो नहीं गया है। तो 14 हैज बीन द लोएस्ट इन द पास्ट 8 ईयर्स और सो। अगर क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो मेरे अनुसार हिस्ट्री टफ था, डेफिनेटली इट वाज टफ। और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसे थे जो डीप लेवल, पीएचडी लेवल रिसर्च या फिर जो मास्टर्स लेवल का हिस्ट्री होता है, ऑप्शनल लेवल की पढ़ाई होती है, वहां से पूछे गए थे। 4-5 सवाल ऐसे भी थे, लेकिन कुछ जो इजी क्वेश्चंस थे वो करे जा सकते थे। उनमें से सबसे पहला सवाल ये वाला है। तो अशोकन मेजर रॉक इडिक्ट, इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा हम पढ़ते हैं। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए। मैच द फॉलोइंग का सवाल था। धौली उड़ीसा, बिल्कुल सही है। एरागुड़ी, येरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है, ये भी मेजर रॉक एडिक्ट है। यहां पर वैसे चारों ही मेजर रॉक एडिक्ट है, लेकिन अगर यहां पर मेजर की जगह कुछ और लिखा होता तो आपको ध्यान देना था, क्योंकि मेजर माइनर इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट है। तो इन अभिलेखों में धौली और एरागुड़ी ये दोनों सही मैच थे। जौगढ़ मध्य प्रदेश में नहीं है, ये ओडिशा में है। दिस इज इन ओडिशा एंड कलसी इज इन उत्तराखंड, नॉट इन कर्नाटका। तो ये थर्ड और फोर्थ गलत है। आंसर होगा इसका ओनली 2 पेयर। तो इस बार ऑप्शंस में भी एक नई चीज देखने को मिली, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, अलग तरीके से ऑप्शन बनाए गए। तो ये मेजर रॉक एडिक्ट हैं जिनके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। धौली, जौगढ़ ये दोनों ही ओडिशा में स्थित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलसी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन सभी रॉक एडिक्ट्स के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में अभी हम डिटेल जानकारी देकर यहाँ पर आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आप चाहें तो एक बार जाकर रिवाइज कर सकते हैं अपनी स्टैंडर्ड बुक से, या फिर ये पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हो। याद रखना कि धौली पर पहले भी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, तो ये एक तरह से रिपीट हुआ था, ऑप्शन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। बट देन अगेन अशोकन एडिक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे सवाल आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। तो कलसी उत्तराखंड में है, अलेक्जेंडर कनिंगम ने इनको डिस्कवर किया था। दूसरा सवाल अर्ली मिडीवल हिस्ट्री से है। यहाँ पर जो राजपूत डायनेस्टीज हैं और उनके फाउंडर्स या फिर इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, उनका मैच द फॉलोइंग आपको करना था, जिसमें सबसे पहले है राजा नानुक। ये चंदेल डायनेस्टी के थे, बिल्कुल सही है। ही इज द फाउंडर ऑफ द चंदेला डायनेस्टी जो बुंदेलखंड रीजन में रूल करती थी। जय शक्ति परमार डायनेस्टी से थे, नहीं, ये परमार डायनेस्टी से नहीं थे, ये वाला गलत है। ही वॉज फ्रॉम द चंदेला डायनेस्टी। तो नानुक और जय शक्ति ये दोनों एक ही डायनेस्टी के थे। ओके। नागभट्ट द सेकंड, बहुत ही सिंपल है, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से थे, बिल्कुल। नागभट्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल किंग्स ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। भोज, क्या ये राष्ट्रकूट से थे? अरे नहीं भैया, 2 भोज हैं, एक मिहिर भोज है और एक राजा भोज परमार हैं। तो एक भोज परमार डायनेस्टी के हैं और एक गुर्जर प्रतिहार के हैं, तो राष्ट्रकूट के तो नहीं है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फोर्थ वाला गलत है। तो 2 पैर यहाँ पर सही है। आंसर इज बी, ओनली 2 पैर्स आर करेक्ट। तो नानुक, जय शक्ति, नागभट्ट द सेकंड ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के, और राजा भोज परमार जो परमार डायनेस्टी के हैं, और एक मिहिर भोज जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के हैं। 2 राजा भोज हैं, तो दोनों में कंफ्यूज कभी नहीं होना है आपको। ये मैंने अपने मिडिवल के लेक्चर्स में भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 53, संगम एज से, एंशिएंट से क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। संगम लिटरेचर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट, संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटीरियल कल्चर। देखिए, मटीरियल कल्चर के बारे में बहुत सारी जानकारी है। इनफैक्ट संगम लिटरेचर के आधार पर कई सारे शहरों में एक्सकेवेशन हो रहे हैं दक्षिण भारत में, और एएसआई ने खुदाई में बहुत सारी चीजें निकाली है। मटीरियल कल्चर का क्या मतलब होता है? मटीरियल कल्चर का मतलब होता है कोई ऐसी साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट, जहां पर मिट्टी के बर्तन या फिर ज्वेलरी, इस तरह के मटीरियल्स बहुत ज्यादा बनते हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक प्रकार का मटीरियल कल्चर है। तो इन मटीरियल कल्चर का और लिटरेचर का लिंक है। कई सारे इंपॉर्टेंट गांव हैं जहां पर एक्सकेवेशन हुए हैं, उनका संगम लिटरेचर में जिक्र मिलता है। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वॉज नोन टू संगम पोएट। अब ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, डिवाइड नहीं है, पता है हमें। सेकंड पे आ जाओ। अब वर्ण सिस्टम संगम लिटरेचर, तो देखिए संगम लिटरेचर में
तोल्काप्पियम में साफ तौर पर 4 समूह के बारे में बताया गया है, लेकिन हिस्टोरियंस में इसको लेकर डिबेट रहता है कि क्या ये कास्ट या वर्ण सिस्टम के बराबर माना जाए या अलग। काफी हिस्टोरियन इसे मानते हैं दिस इज एज गुड एज द वर्ण सिस्टम, लेकिन यहां पर यह पूछा जा रहा है वॉज इट नोन, क्या उन्हें मालूम था वर्ण सिस्टम के बारे में। तो देखिए ऑफकोर्स मालूम था, और वर्ण सिस्टम जैसा एक क्लासिफिकेशन देखने को भी मिलता है। तोल्काप्पियम जो पोयम है, तोल्काप्पियम जो स्टोरी है, उसमें आप देखेंगे कि अरासर, अंतनार, वणिगर या वैसियार और वेलालर, ये सभी 4 कैटेगरी हैं। तो रूलिंग क्लास, प्रीस्टली क्लास, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट। तो ये वर्ण सिस्टम से कहीं ना कहीं पैरेलल हमें देखने को जरूर मिलता है। हालांकि इस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हटा सकता है यूपीएससी अगर इस पे कुछ ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई तो। फॉर नाउ द आंसर विल बी दिस। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। वर्ण सिस्टम के बारे में इन्हें पता था संगम पोएट्स को। इनफैक्ट संगम पोएट्री के अंदर वर्ण सिस्टम जैसा क्लासिफिकेशन बताया भी गया है। तोल्काप्पियम इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। तीसरा, नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। अरे नहीं भैया, इतने सारे लड़ाई वाले जांबाज लोगों के बारे में जिक्र है, इतनी सारी कविताएं कहानियां हैं वॉरियर्स के बारे में, तो ये तो बिल्कुल गलत है। एंड रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इर्रेशनल। तो ये भी थोड़ा सा गलत होगा स्टेटमेंट, क्योंकि मैजिक के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। जैसे कि मैजिक का एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है मणि मेकलई में। तो वहां पर एक जादू का जिक्र किया गया है स्टोरी के अंदर। इनफैक्ट जो स्टोरी में मेन हीरोइन है उसको जादू से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। एक मैजिकल बोल होता है जो अपने आप भर जाता है खाने के लिए हमेशा। तो जादू का तो काफी रेफरेंस है, और उसे इर्रेशनल नहीं बताया गया है क्योंकि उसको एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल के तौर पर हमें बताया है। एनीवेज, आर आंसर फॉर नाउ इज बी। आंसर बी है। अगर आप मार्क करके आए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा ये सवाल कंट्रोवर्सी वाले अरीना में जा सकता है। योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब ये बिल्कुल एक क्लीन बोल्ड करने वाला सवाल था। पानीपत की जंग के बारे में हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब ये निजामुद्दीन पानीपति कहाँ से आ गए? तो देखिए, ये आपको थोड़ा कठिन सवाल दिया गया है जानबूझ के, ये छोड़ने के लिए आया था। ओके, इसमें गेस वर्क नहीं करना था आपको। पिछले 2 साल के पेपर हमें ये बता रहे हैं कि एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा है, गेस वर्क काम नहीं कर रहा है। वो जमाना गया जब एलिमिनेशन से ऑप्शंस को आप हटा सकते थे। अब इसमें देखिए ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग क्लोज हैं। मैक्स टू मैक्स अगर आप एलिमिनेशन यहाँ पर अपनाओ तो क्या हटा दोगे? औरंगजेब हटा दोगे, क्योंकि औरंगजेब कहाँ से ट्रांसलेशन कराएगा, संस्कृत से पर्शियन में, उसको ये सब करवाना पसंद ही नहीं था। देन हुमायूं, उसके पास टाइम नहीं था, लड़ाइयाँ लड़ता गया। लेकिन फिर भी अकबर और शाहजहां में क्या चुनोगे? आपके पास कोई बेसिस ही नहीं है। डू यू नो दैट निजामुद्दीन पानीपति किसके समय काल में जीवित थे? तो वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, तभी आप इसका तुक्का या गेस करके आंसर लगा सकते हो। तो अगर नहीं पता था तो ये क्वेश्चन छोड़ देना था। आंसर इसका क्या होगा? आंसर है अकबर। तो निजामुद्दीन पानीपति ने योग वशिष्ठ नाम की जो किताब है, जो कि किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने। तो ये एक संवाद के रूप में है उनके और राम भगवान के बीच में। तो ये किताब ट्रांसलेट करी गई थी संस्कृत से पर्शियन में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर। फिर जहांगीर के टाइम पीरियड में भी फिर से ट्रांसलेट हुई, और दारा शिकोह ने भी ट्रांसलेशन किया था। मल्टीपल टाइम्स इसका ट्रांसलेशन हुआ है, लेकिन सबसे पहले अकबर ने कराया है। अब यहाँ पर देखो जहांगीर और दारा शिकोह ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर हमारा अकबर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ दारा शिकोह भी दे देते तो फिर ये थोड़ा टिपिकल सवाल हो जाता, लेकिन फिर भी आंसर अकबर होता, क्योंकि निजामुद्दीन पानीपति वॉज लिविंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। ओके, तो ये किसी किताब में नहीं मिलने वाला है जहां तक मुझे पता है। जहां तक मैंने पढ़ा है किसी किताब में इसका आपको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन इसीलिए बता रहा हूँ, छोड़ने के लिए ही बनाया गया था। अब याद रख लो, कभी भविष्य में पूछ लिया तो ट्रांसलेशन किया था निजामुद्दीन पानीपति ने लेट 16th सेंचुरी, यानी कि अकबर वाला टाइम पीरियड हो गया 1580-1590 वाला। और किताब का नाम योग वशिष्ठ फारसी में कर दिया गया जुग वशिष्ठ। और इस पर बाद में बहुत सारे पर्शियन राइटर्स ने टिप्पणी करी है। एक्चुअली ये फेमस क्यों है? क्योंकि जुग वशिष्ठ जो है ये एक ऐसी संस्कृत की किताब है जिस पर बहुत सारे फारसी लेखकों ने बाद में 17th सेंचुरी में कमेंट्रीज लिखी हैं, टिप्पणी लिखी है। देन कमिंग टू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स भी इसमें थोड़ा सा मिक्स कर दिया। तो जो स्टैचू इनॉग्रेट किया गया था हैदराबाद में अभी कुछ महीने पहले प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, उस पर रिलेटेड स्टेटमेंट है। अब आपको लगा होगा कि अरे वाह कितना सिंपल स्टेटमेंट पूछा है, स्टैचू को है रामानुज का, हमें पता है सिटिंग में है, ठीक है, आपको ये भी पता है विशिष्ट अद्वैत है, लेकिन यहाँ पर पूछ क्या लिया कि उनकी टीचिंग्स क्या हैं। तो पूछा ये है कि द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वॉज डिवोशन, वेदास आर इटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड होली अथॉरिटेटिव, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स वर एसेंशियल मीन्स फॉर द हाईएस्ट ब्लिस, सैल्वेशन टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन। देखो मेडिटेशन नहीं है, सैल्वेशन का रास्ता भक्ति के थ्रू है, डिवोशन। आपको पता होना चाहिए कि रामानुज भक्ति संप्रदाय या भक्ति ट्रेडिशन के वन ऑफ द फाउंडर्स हैं, और इन्होंने भक्ति पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था। तो भक्ति में डिवोशन पर, ठीक है, भक्ति पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है सैल्वेशन प्राप्त करने के लिए।
तो रामानुज विशिष्ट अद्वैत के फाउंडर हैं, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। और आर्ट एंड कल्चर में जब हम फिलोसॉफी पढ़ते हैं तो वहां पर यह आता है कि इन्होंने बताया था सैल्वेशन के 3 रास्ते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म, ज्ञान और भक्ति है, कहीं पर भी मेडिटेशन का इन्होंने डायरेक्ट जिक्र नहीं किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56। दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, बहुत ही सिंपल है। सोमनाथ इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन, बिल्कुल सही है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल-बिरूनी, ये भी हुआ था बिल्कुल, क्योंकि मोहम्मद गजनी के साथ जो अल-बिरूनी यहाँ पर आया, अल-बिरूनी ने भारत में रहकर बहुत समय संस्कृत लिटरेचर पढ़ा, तो उसने डिस्क्रिप्शन दिया है सोमनाथ टेम्पल का। और तीसरा, ये वो स्टेटमेंट था जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। तो जो अभी एग्जिस्टिंग मंदिर है, जिसको 1951 में आजादी के बाद में रेनोवेट करके नया बनाया गया था, तो इसका इनॉग्रेशन किया था तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, राधाकृष्णन उस समय राष्ट्रपति नहीं थे। इनफैक्ट इसको लेकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में काफी तनातनी भी हुई थी। देयर वाज अ डिबेट एंड डिस्कशन ऑन दिस। अब आप बोलेंगे कि सर 1951 की बातें हमें कहां से पता होगी, तो इसीलिए पता होनी चाहिए क्योंकि अगस्त 2020 में जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था अयोध्या में, जो अभी नया राम मंदिर बन रहा है, उस समय प्रधानमंत्री खुद उसमें शामिल हुए थे। तब ये डिबेट काफी न्यूज में था कि क्या प्रधानमंत्री को एक सेक्युलर कंट्री में एक रिलीजियस सेरेमनी में इस तरह से शामिल होना चाहिए। और उस समय इस पर बहुत सारे एडिटोरियल्स आए थे कि याद करो राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और सरकार उसके खिलाफ थे। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ने तो ओपनली कह दिया था कि हम ये पर्सनल कैपेसिटी में शामिल हो रहे हैं राष्ट्रपति। तो इस तरह के बहुत सारे एडिटोरियल्स उस समय आए थे, 2020 की ये बात है। ओके, तो हालांकि 2 साल हो गए, लेकिन अब थोड़ा बहुत आपको एडिटोरियल में एक इतना तो पता होना ही चाहिए। एनीवेज, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। आंसर विल बी ए 1 एंड 2। ठीक है, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, वेरी सिंपल। और गजनी के साथ अल-बिरूनी जो यहाँ पर आया था, अल-बिरूनी ने इस पर काफ़ी कुछ लिखा है। और अल-बिरूनी ने कहा है कि सरस्वती नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। हालांकि जिस मंदिर के बारे में अल-बिरूनी ने जिक्र किया था वो तो तोड़ दिया गया था बाद में, और उसके बाद ये कई बार मंदिर तोड़ा गया है, कई बार नया बना है। ओके, 11 मई 1951 को ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज चीफ गेस्ट यहाँ पर शामिल हुए थे। मंदिर को बनाने की जो घोषणा है वो 1947 में हुई थी, आज़ादी के बाद, लेकिन भारत सरकार ने नहीं बनवाया था, ये बात याद रखना। ट्रस्ट था, एक प्राइवेट ट्रस्ट था, उसने बनाया था। और 2 बड़े प्रोमिनेंट नेता थे कांग्रेस के जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, जिन्होंने मंदिर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। एक थे KM मुंशी और दूसरे थे सरदार पटेल। ओके, क्योंकि ये दोनों गुजरात से थे, तो इन दोनों ने बड़े स्तर पर इसमें अपना योगदान दिया, ऑल्दो नॉट इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी। ठीक है, बट एज पॉलिटिकल लीडर्स दे सपोर्टेड दिस। इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट को बढ़ावा दिया और जल्दी मंदिर बन के रेडी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसको आपको सॉल्व करना ही चाहिए। अगर आपने बेसिक हिस्ट्री पढ़ी है तो ये सवाल हो जाना चाहिए था। GOI एक्ट 1919, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसमें कुछ सब्जेक्ट रिजर्व थे, कुछ ट्रांसफर्ड थे। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, इनमें से कौन सा रिजर्व्ड है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऑफकोर्स न्याय व्यवस्था अंग्रेज अपने पास ही रखेंगे, रिजर्व रखेंगे, भारतीयों को ट्रांसफर नहीं करेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये ट्रांसफर कर दिया गया था। लैंड रेवेन्यू, ये ट्रांसफर नहीं किया था। पुलिस भी ट्रांसफर नहीं किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेर रिजर्व सब्जेक्ट। हाँ, तो जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, 1, 3, 4। तो यहाँ पर सी आंसर होगा 1, 3 एंड 4। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। रिजर्व सब्जेक्ट्स, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, जस्टिस, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, ये सब अंग्रेजों ने अपने पास रखे और ट्रांसफर क्या किया गया भारतीयों को, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर जैसे डिपार्टमेंट्स या सब्जेक्ट्स। अगला सवाल, फनम क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो मिडिवल इंडिया में फनम क्या है, क्लोथिंग, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। गोल्ड कॉइन होते थे विजयनगर एम्पायर के दौरान, देवर गोल्ड कॉइन्स, फनम। ठीक है, तो पगोड़ा और फनम ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके आने की पूरी संभावना भी रहती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है स्टैटिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपने नाम सबका सुना होगा, लेकिन अब इनमें से गदर पार्टी के साथ कौन जुड़ा हुआ था, एक्टिव एसोसिएशन किसका था, ये थोड़ा टिपिकल सवाल है। मतलब आम लोगों को लेकर एक कठिन सवाल कैसे बनाया जाए, यूपीएससी यहां पर हमें बता रहा है। तो पहला नाम है बरिंद्र कुमार घोष का। ये कौन है, ये अरबिंदो घोष के भाई हैं। तो देखिए, बरिंदर कुमार घोष ये गदर पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए थे। कारण क्या है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल के दौरान इन्हें हो गई थी जेल। 1908 में इन्हें जेल में डाल दिया था और ये जेल से छूटे थे 1920 में। 12 साल ये जेल में रहे थे। अंडमान निकोबार की काला पानी की जो सजा होती है वो इन्हें दी गई थी। तो ये जब गदर पार्टी वाला पूरा मूवमेंट चल रहा था मिडल ऑफ 1910,
ठीक है, मिड 1910, उस समय ये जेल में थे तो इनका एक्टिव एसोसिएशन नहीं था। जोगेश चंद्र चैटर्जी ये भी इसमें शामिल नहीं थे। जोगेश चंद्र चैटर्जी जो हैं ये एचआरए से संबंधित हैं, इनका रिलेशन एचएसआरए से है, सो ही वाज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ एक्टिव पार्ट ऑफ गदर पार्टी। रास बिहारी बोस, ये वही रास बिहारी बोस है जिन्होंने आईएनए की स्थापना करी थी, फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस को वो उसकी कमान सौंप दी थी, तो इनका एक्टिव एसोसिएशन था गदर पार्टी के साथ। ठीक है, आंसर होगा D3 ओनली इज द आंसर। देखिए होता यह है कि जब आप स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा की किताबें पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले वाले 5-6 नामों पे बहुत फोकस करते हैं, दैट इज द ह्यूमन टेंडेंसी। लास्ट वाले 2-3 नामों तक हमारा ध्यान नहीं जाता। अब इन्होंने यहां से उठाकर सवाल पूछ लिया कि रास बिहारी बोस भी इसमें शामिल थे, सो ही वॉज वन ऑफ द की ऑर्गेनाइजर्स। भारत में थे ये, ठीक है, ये कनाडा यूएस में नहीं रह रहे थे, भारत में रहकर जो गदर म्यूटिनी का प्लान था, बगावत करना है, पूरे देश में बगावत होगी, उसमें रास बिहारी बोस का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, और बाद में ये आईएनए के संस्थापक बने थे, जापान जाके रहने लग गए थे, वो सब बातें तो आपको पता ही होंगी। ओके, सो एंड ये भी एक याद रख लेना कि बरिंदर कुमार घोष ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, द टेल ऑफ माई एग्जाइल 12 ईयर्स इन अंडमान। कभी भविष्य में सवाल आ जाए तो याद रख लेना, ये इनकी किताब का नाम है। तो अंडमान निकोबार में 12 साल रहने के बाद जब ये जेल से छूटे तो ये जर्नलिस्ट बन गए और इन्होंने अपने नाम की अपनी बायोग्राफिकल किताब इसमें लिखी थी। जोगेश चंद्र चैटर्जी जो है ये अनुशीलन समिति से भी जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में ज्यादा फेमस होते हैं ये एचएसआरए के स्थापना सदस्यों में से, स्थापना करने वाले सदस्यों में से एक थे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी ट्रायल में इनको सजा हो जाती है। क्रिप्स मिशन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन में 2 स्टेटमेंट आपसे पूछे गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ये सही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो राज्यों की प्रोविंशियल असेंबली है उसके अलावा प्रिंसली स्टेट दोनों के द्वारा मेंबर्स नामित किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। तो क्रिप्स मिशन के फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण यही सेकंड स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट ये बता रहा है कि अगर कोई भी राज्य अगर नहीं जुड़ना चाहता, मान लो मद्रास प्रोविंस को भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ नहीं जुड़ना, तो वो ब्रिटेन के साथ अपनी अलग डील कर सकता था। इट कुड हैव मेड अ न्यू कंट्री, न्यू डोमिनियन, व्हाटएवर। तो इसीलिए क्रिप्स मिशन को अप्रूव नहीं किया पॉलिटिकल पार्टीज ने, मेनली कांग्रेस ने। तो ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर इज बोथ 1 and 2। तो क्रिप्स मिशन का सवाल भी आपको गलत नहीं करना चाहिए, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था मेरी नजर में ये, और क्रिप्स मिशन की डिटेल्स आप सभी जानते ही हैं, उनको रिपीट करने का यहां पर फायदा नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक ऐसा टिपिकल क्वेश्चन है जो मेरे अनुसार आपको नहीं आता है तो छोड़ देना चाहिए था, इसमें भी गेस वर्क का कोई फायदा नहीं है। और जैनिज्म और बुद्धिज्म से बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस की परंपरा को आगे निभाते हुए यूपीएससी ने आज भी यही किया है। अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। 4 किताबों के नाम दिए और पूछा है कि इनमें से जैन किताबें कौन सी है, विच आर जैन टेक्स्ट। नंबर 1 नेट्टिपकरण, नंबर 2 परिशिष्ट परवान, नंबर 3 अवदान शतक, नंबर 4 त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। नाम ही इतने गजब के हैं कि सुनना तो क्या, शायद बोलने में भी आपको दिक्कत आ रही होगी। तो ये चारों किताबें जो हैं, अब इनमें से 2 किताबें महान जैन मुनि आचार्य हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी, और वो 2 किताबें हैं परिशिष्ट परवान और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। ये दोनों जो हैं ये किसने लिखी हैं? ये एक बहुत ही 12th सेंचुरी के महान जैन आचार्य हेमचंद्र हैं, इन्होंने लिखा था। तो इनके द्वारा ये दोनों किताबें लिखी गई हैं। अब ये जो त्रिषष्टि शालक पुरुष चरित्र है, इसके अंदर त्रिषष्टि का मतलब है 63। इसमें जैन धर्म के अंदर 63 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में बताया गया है, जिनमें से 24 तीर्थंकर भी शामिल हैं। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट किताब, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसमें जो परिशिष्ट परवान है ये भी पुराने जो जैन स्कॉलर्स या जैन टीचर्स थे अर्लियर टाइम के, उनके बारे में उनका इतिहास बताती है। तो ये दोनों किताबें जो है ये जैन किताबें हैं, और बाकी दोनों बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। नेट्टिपकरण और अवदान शतक ये दोनों बुद्धिस्ट किताबें। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 4। सो 2 and 4, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था तो इसे छोड़ देना चाहिए था। भविष्य के लिए ध्यान रखो कि नेट्टिपकरण थेरावत बुद्धिज्म से संबंधित एक किताब है, और अवदान शतक सेंचुरी ऑफ द नोबल डीड्स, इसमें 100 बुद्धिस्ट लेजेंड्स के बारे में लिखा गया है। ओके, तो इसीलिए इसमें अवदान शतक इसको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर हिस्टोरिकल पर्सन। इनका नाम दिया है और ये बुद्धिस्ट हैं, जैन स्कॉलर हैं, वैष्णव या हिंदुइज्म के स्कॉलर हैं, ये आपको बताना है मैच द फॉलोइंग में। आर्यदेव जैन स्कॉलर नहीं, ये एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, तो ये वाला गलत है मैच द फॉलोइंग में, दिस इज अ रॉन्ग पेयर। दिगनाग बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, बिल्कुल सही है। नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर थे, ये भी सही है। अगेन दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन, आपको नहीं पता, इसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए था।
इतनी ज़्यादा डिटेल में जाकर आप हिस्ट्री को अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारी किताबें हैं एंड इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी नेम. दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. देर माइट बी समवन हु सेज कि आप याद करिए उन्हें सभी को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डिटेल में कोई याद रख सकता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो अगर आपको नहीं पता था तो ये क्वेश्चन भी आपको छोड़ना था. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आज के हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आज के पेपर में था. सो दिगनाग बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर हैं. आंसर क्या है यहाँ पर? ओनली 2 पेयर. सी विल बी द आंसर. तो दिगनाग जो है ये भी एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं और लॉजिक जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है, बुद्धिस्ट लॉजिकल फिलोसफीज हैं, उसमें इनका काफ़ी नाम है. आर्यदेव जो है ये नागार्जुन के डिसाइपल थे, उनके शिष्य थे. रंगनाथ मुनि या फिर जिनको पॉपुलरली श्रीमान नाथ मुनि के नाम से, श्रीमान नाथ मुनि के नाम से जाना जाता है, ये एक 10th सेंचुरी वैष्णव थियोलॉजियन है. ठीक है. ही इज़ द फर्स्ट ऑफ श्री वैष्णव आचार्य. तो शुरुआती वैष्णव आचार्यों में या संतों में इनका नाम गिना जाता है. और इनकी किताब है योग रहस्य और न्याय तत्व. ये 2 किताबें इन्होंने लिखी है. अब ये नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में प्रीलिम्स में ये नाम किताबों के पूछ लें. तो योग रहस्य और न्याय तत्व किसने लिखी है? श्री रंगनाथ मुनि ने. तो ये नाम आप याद रखिए. क्वेश्चन नंबर 87 मिडीवल हिस्ट्री का स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपन ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी. जलालुद्दीन खिलजी पावर में आता है लगभग 1290 के आसपास, लेकिन मंगोल इन्वेजन तो 1220 के बाद ही शुरू हो गए थे. याद कीजिए, जलालुद्दीन मंगबरनी, वो आपको कंफ्यूज यहाँ पर इस तरह से किया जाएगा. तो जलालुद्दीन मंगबरनी जो भाग कर आया था पर्शिया से इंडिया, लेकिन उसको इल्तुतमिश ने यहाँ पर पनाह नहीं दी, जगह नहीं दी, तो वो तो 1220s में ही हो गया था. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है. ठीक है. जलालुद्दीन खिलजी के समय में बहुत मंगोल आक्रमण हुए, लेकिन फर्स्ट नहीं था. इट वॉज नॉट द फर्स्ट. तो ये स्टेटमेंट गलत होगा. सेकंड, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बिसीज्ड द सिटी. बिल्कुल सही है. तो अलाउद्दीन खिलजी खुद जब चित्तौड़ पे हमला करने के लिए गया था, उस समय पीछे से मंगोल आ गए थे दिल्ली पर हमला करने, और दिल्ली को घेर लिया था बहुत हफ्तों के लिए, और बड़ी मुश्किल से मंगोल्स को यहाँ से वापस भेजा गया था हराकर. सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररीली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू द मंगोल्स. तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है 1326 के बाद में से लेकर 1351 के आसपास, मतलब ये 25 साल मान लो आप, मिडल ऑफ द 14th सेंचुरी, इस समय मंगोल्स का पावर बहुत ही कम हो गया था. तो मंगोल्स ने नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया को अपने कंट्रोल में नहीं लिया था. सो ये स्टेटमेंट गलत है. मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररीली डिड नॉट लूज पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स. अटैक हुए थे, डेफिनेटली अटैक हुए थे, लेकिन मंगोल्स इस समय काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं. 14th सेंचुरी आते आते मंगोल्स का पावर काफ़ी कमज़ोर हो गया था. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा. आंसर क्या होगा हमारा? स्टेटमेंट नंबर 2. ओनली 2 इज करेक्ट. ओके, ओनली 2 विल बी करेक्ट. Question number 88, again a very obscure question. I think this is much more of an optional level question. तो ये वीडी महाजन की जो बुक आती है मिडीवल हिस्ट्री की, वहाँ से क्वेश्चन आया है. वैसे वीडी महाजन एंशिएंट की जो किताब है वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट के रूप में होती है. हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ी हो, लेकिन जीएस के लिए इतना ज़्यादा रेफरेंस उसको नहीं लेते हैं. ऑप्शनल में ज़रूर रेफरेंस किताब रहती है वो. तो वीडी महाजन की जो मिडीवल हिस्ट्री की किताब है उसमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है. तो कुल्ह दारान किसे कहा जाता था? तो ये सैयद को कहा जाता है. अब सैयद कौन होते हैं? तो देखिए, सैयद वो होते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार में उनकी डॉटर फातिमा से जो परिवार के सदस्य हैं, दे आर कॉल्ड सैयद. तो अब वो बहुत सारे दुनिया भर के देशों के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो सैयद टाइटल रखते हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी द सक्सेसर्स और द डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम द साइड ऑफ हिज डॉटर. ठीक है, तो उसमें हसन और हुसैन, उनका परिवार भी शामिल हो जाता है. तो ये सैयद वाला जो पॉइंट है, अब ये भारत में क्या हुआ था कि सैयद जो हैं ये काफ़ी प्रोमिनेंट लोग होते थे. अब इंडिया में सैयद एक लैंडेड नोबिलिटी बन गई थी, क्योंकि कई सारे सैयद को इक्ता दिए गए, जागीर दी गई, तो दे बिकेम द हायर नोबिलिटी. और मिडीवल टाइम पीरियड में उन्होंने एक स्पेशल तरह की टोपी पहननी शुरू कर दी, कुल्ह. इसी के कारण इसे कुल्ह दारान इनको टाइटल दे दिया गया. तो ये डायरेक्टली लाइन सीधी सीधी वीडी महाजन से ली गई है. मिडीवल इंडिया की किताब है. सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ. अगेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट जीएस लेवल पर आप इतना डिटेल पढ़ें, लेकिन अब ठीक है, सवाल आ रहे हैं हिस्ट्री को या फिर ओवरऑल पेपर को टफ बनाना है, तो इसीलिए. बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ कि एज ऑफ राइट नाउ, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने मेनली हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस को ही देखा है. मैं एक बार पूरा पेपर अपने लेवल पर एनालाइज करके आपको देर रात या फिर कल सुबह बताऊंगा कि मेरे अनुसार पेपर क्या था. तो वो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बता दूंगा मैसेज पे कि मेरे अनुसार पेपर का लेवल क्या है, कट ऑफ क्या है. देखो, कट ऑफ की अभी बात मैं नहीं करना चाहता. रीज़न बीइंग कि अभी बहुत सारे जो रिप्लाईज आएंगे स्टूडेंट्स के, पता चलेगा कैसा हुआ है पेपर, उसके बाद हम पता कर सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी या क्या रहेगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 89,
सतही तौर पर, दिखने में बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन इसमें डीप एनालिसिस की आवश्यकता थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो शुरुआती टाइम पीरियड है जब यूरोपियंस भारत आए, तो उससे संबंधित 3 स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, डच एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर। अब इसमें ईस्ट कोस्ट वाली बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उसने मासूलीपट्टनम में अपने शुरुआती फैक्ट्री या वेयर हाउसेस को स्थापित किया था, लेकिन गजपति रूलर्स ने इनको कोई जमीन नहीं दी थी। ठीक है, गजपति रूलर ने नहीं दी थी, कारण गजपति डायनेस्टी समाप्त हो चुकी थी अभी तक। 1605 में गजपति डायनेस्टी थी ही नहीं, यहां पर डायनेस्टी बदल चुकी थी। देयर वाज द भोई डायनेस्टी। 1541 में गजपति शासन उड़ीसा में समाप्त हो जाता है। ओके, तो जो वो सल्तनत टाइम पीरियड है ना, उसके पैरेलल में उड़ीसा में गजपति रूलर्स थे, और यहां पर 16th सेंचुरी के अंत तक गजपति शासन है ही नहीं, खत्म हो चुका है। देयर इज अ न्यू डायनेस्टी, भोई डायनेस्टी इज रूलिंग ओवर हियर। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने गोवा बीजापुर सल्तनत से जीता था, 1510 में लड़ाई हुई थी और गोवा इनके हाथ में आ गया था पोर्चुगीज के। सो दिस इज करेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, स्टेटमेंट था। तीसरा काफी टिपिकल है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर। देखिए, मद्रास में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, और ये बात है 1639 की, 1639। ये वो समय है जब इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करी थी। मद्रास नाम का एक छोटा सा गांव था। अब वहां पर विजयनगर रूल था या नहीं उस समय? आपके दिमाग में एक बात होगी कि 1565 में बैटल ऑफ तालीकोट होती है, विजयनगर एम्पायर खत्म हो जाता है। खत्म नहीं हुआ था, कमजोर हुआ था। अराविडू डायनेस्टी वहां पर लोकल रूल करने लग जाती है। चौथी डायनेस्टी आ जाती है विजयनगर में, अराविडू डायनेस्टी, और काफी कमजोर है रूल, लेकिन है, मौजूद है अभी भी। उसी अराविडू डायनेस्टी में एक लोकल रूलर थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन दी थी। विजयनगर के एक रूलर ने परमिशन दी थी कि ठीक है, तुम यहां पर फैक्ट्री बना लो। तो तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। तो आंसर क्या होगा? 2 और 3 आर करेक्ट। जिन राजा ने परमिशन दी थी 1639 में मद्रास स्थापित करने की, उनका नाम था पेड़ा वेंकट राय, या वेंकट द थर्ड भी इन्हें कहा जाता है, लिख लेना चाहो तो वेंकट द थर्ड, वेंकट तृतीय। अराविडू डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर में उन्होंने परमिशन दी थी कि यहां पर फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लो। कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, बहुत ही टिपिकल सा एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सर्च करने में मेरा खुद का 1 घंटा चला गया। बताता हूं क्यों। तो देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किताब के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। दास प्रथा जो थी वहां पर, जिसके बारे में काफी डिटेल में बताया गया है अर्थशास्त्र में, उस पर 3 स्टेटमेंट पूछे गए हैं। पहला, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट, यानी कि किसी को सजा के तौर पर गुलाम बनाया जा सकता है। तो इसके बारे में अर्थशास्त्र में कहीं कोई बात नहीं कही गई है। और एक और बात याद रखिए कि अर्थशास्त्र साफ तौर पर कहती है कि किसी भी आर्य को, यानी कि किसी भी इंडियन व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ओनली फॉरेनर्स, म्लेच्छ, केवल एक म्लेच्छ व्यक्ति को गुलाम बनाया जा सकता है या दास बनाया जा सकता है, दास के तौर पर रखा जा सकता है। ठीक है, तो पनिशमेंट के तौर पर कहीं पर भी मुझे ये नहीं मिला कि दास प्रथा में किसी को धकेला जा सकता है। ठीक है, दास अक्वायर करने के जो तरीके हैं उनमें 4 ही तरीके हैं। या तो दास आपके घर में पैदा हुआ है, मतलब दास का बच्चा दास पैदा हो गया, या फिर आपने उसे खरीदा है, या फिर आपको किसी ने गिफ्ट किया है। तो ये तरीके बताए गए हैं, उसमें एज अ पनिशमेंट वाला तरीका दास अक्वायर करने का कहीं पर मुझे नहीं मिला। ओके, एंड जस्ट टू बी क्लियर, आई हैव रेड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अर्थशास्त्र, जो मिस्टर रंगराजन के द्वारा लिखी गई है किताब। इंग्लिश में अर्थशास्त्र का उन्होंने बहुत लंबा ट्रांसलेशन किया है, तो उसे मैंने पढ़ा है, तो उसमें ये कहीं पर भी नहीं मिला। ठीक है, और थोड़ा सा ये रीज़न है, इस क्वेश्चन के कारण ये पूरा वीडियो भी काफ़ी देर से आ रहा है। एनीवेज, तो अब आ ही रहा है तो फिर मैं आपको डिटेल रिसर्च करके ही बताऊंगा, ऐसे ही टाइम पास में तो आंसर बताऊंगा नहीं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है ये वाला सही है। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वॉज लीगली फ्री। अगर किसी महिला दास को पुत्र होता है, और वो पुत्र मतलब मास्टर से उसको पुत्र होता है, तो वो लीगली फ्री हो जाती है, उसको आज़ादी मिल जाती है, उसको भी और उसके बच्चे को भी। तो द सन एंड द फीमेल स्लेव बोथ आर फ्री। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, इफ अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव वॉज फादर्ड बाय आवर मास्टर, द सन वॉज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर्स सन। यानी कि एक ऐसा पुत्र जो दासी से पैदा हुआ है, उसे लीगली अपने पिता का पुत्र क्या कहा जाएगा। तो ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैं तो इसे गलत मान रहा हूं। हालांकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कैंसिल होगा। आई हैव अ वेरी बिग हंच दैट दिस क्वेश्चन विल बी कैंसल्ड नेक्स्ट ईयर इन द ऑफिशियल आंसर की। देखते हैं क्या होता है, बट एज फार एज आई एम कंसर्न दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि कौटिल्य इस बात पर कई बार स्ट्रेस देते हैं, कई बार ये बात दोहराई जाती है कि केवल म्लेच्छ व्यक्ति गुलाम बन सकता है। अब म्लेच्छ आर्य का लीगल वो तो बन ही नहीं सकता बेटा, ठीक है, कि उसे प्रॉपर्टी में स्टेटस मिल जाए।
क्योंकि देखिए जो वर्ण व्यवस्था है उसमें म्लेच्छ कहीं पर भी नहीं आते हैं, ठीक है, और म्लेच्छ को दास की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है, तो इसीलिए वो लीगल स्टेटस उसे नहीं मिलेगा और इसके बारे में कोई बात कही नहीं गई है। सो नहीं कही गई है इसका मतलब है कि नहीं मिलता है लीगल स्टेटस उसे। तो 1 और 3 गलत होने चाहिए। लेकिन अब आप ऑप्शन अगर देखोगे तो यहाँ पर ओनली 2 कहीं पर ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, ओनली 2 का ऑप्शन नहीं है। अगर आप चलिए 1 को एलिमिनेट भी कर दें, ठीक है, एलिमिनेशन से आप चलोगे 1 तो है ही गलत, तो 2 और 3 इसका आंसर सही होगा। लेकिन जहाँ तक मैंने मिस्टर रंगराजन के द्वारा लिखी गई जो इंग्लिश वाली अर्थशास्त्र है, ट्रांसलेशन है उसका, काफ़ी स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन है इंग्लिश भाषा में, उसको पढ़ा है, उसमें ये बात कहीं नहीं लिखी गई है। इनफैक्ट स्टिल इफ समवन फाइंड्स एनी रेफरेंस कि ये तीसरा स्टेटमेंट सही है तो मुझे बताना, कमेंट में बता देना या फिर ईमेल कर देना, जैसे भी आप बता सकें, ठीक है। अभी हो सकता है कि बी ऑप्शन वुड बी द मोस्ट करेक्ट, लेकिन ये भी टेक्निकली गलत है, तो मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन कैंसिल होना चाहिए। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस क्वेश्चन विल बी कैंसल्ड। तो ये हैं हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आप में से कई लोग इस जो इजी क्वेश्चन से कम से कम उनको ठीक करके आए होंगे। अब अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर प्रीलिम्स में अच्छा है तो यहाँ पर QR कोड को स्कैन करो और मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो। ओके, दिस इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट वी हैव लॉन्च्ड फॉर स्टूडेंट्स हु विल बी क्लियरिंग प्रीलिम्स। आपको लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तो अभी से इसको ज्वाइन कर लो। हाँ, लेकिन आप इसमें कंटिन्यू तभी कर सकते हो, मेंस की गाइडेंस हम तब देंगे जब आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है। ओके, इस टेलीग्राम चैनल से आपको PDF लेक्चर के लिंक्स एटसेट्रा मिल जाएंगे। अनअकैडमी पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर। आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ऑप्शनल के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऑप्शनल में अभी नए ऑप्शनल स्टार्ट होने वाले हैं। आज 5 तारीख को 8 नए ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं और अनअकैडमी के भी कई यहाँ पर बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। हमारे प्लस कोर्स के, यानी कि जो हमारा पेड कोर्स होता है, उससे हमारे टॉपर्स निकले हैं। टॉप 10 में 2 टॉपर्स पेड कोर्स के स्टूडेंट्स थे, ठीक है। सारी डिटेल हमारी वेबसाइट पर है। ऐसे ही क्लेम नहीं किया हुआ है। जो टेस्ट सीरीज का है उसको हम बता देते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट है या फिर ये इंटरव्यू स्टूडेंट है। इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड ऑन द वेबसाइट, यू कैन गो एंड चेक आउट ऑल द टॉपर्स। और उनमें से कई लोगों के हमने इंटरव्यूज भी अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं पाथफाइंडर पे, आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट है आपको कोर्स से संबंधित, कैसे UPSC की तैयारी करनी है, कैसे बेस्ट डिस्काउंट मिलना चाहिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, तो इस नंबर पर कॉल कर लो। ओके, और 8 जून को प्राइस राइज होने वाला है, प्राइस हाइक होगा सब्सक्रिप्शन का अप टू 20%। उससे पहले आप सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा उठाइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 0% EMI पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। 8 जून से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। CSC अश्योर के तहत आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 ईयर एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड। डाउट्स के हमने अलग से सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। एक अल्टीमेट बैच स्टार्ट हो रहा है, यू कैन एनरोल फॉर दैट, इट इज स्टार्टिंग सून। ऑप्शनल के ये नए 8 ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इनकी डिटेल्स यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।